एडिमा। हीमोडायनेमिक्स में फर्स्ट टॉपिक होता है एडिमा। एडिमा में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस की, नॉर्मल टिश्यू एक्सचेंज, पैथोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एडिमा फ्लूइड और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडिमा। तो एडिमा क्या होता है? एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन। डेफिनेशन की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज एडिमा। तो नॉर्मली क्या होता है? ऑर्गन है, ऑर्गन्स में होते हैं सेल्स, सेल्स के बीच में होती है इंटरस्टिशियल स्पेस। आर्टरी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल के अंदर और वेनस रिटर्न हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट का वेन्स में। सही हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है? देयर इज़ नो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड गोज इन एंड आउट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सही हो गया। इफ द फ्लूइड गेट्स accumulated permanently in the interstitial spaces it is called edema and it will create a swelling। ठीक है। एडिमा क्या होता है फिर से डिफाइन करेंगे तो अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। नॉर्मली कोई इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया परमानेंटली तो उसको हम लोग एडिमा बोलेंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। तो अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इज डिफाइंड एज एडिमा। अब इफ्यूजन क्या होता है? एफ्यूजन होता है अक्यूमुलेशन इन बॉडी कैविटी। अगर किसी बॉडी कैविटी में जैसे प्लूरल कैविटी या पेरिकार्डियल कैविटी में अगर अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। अक्यूमुलेशन इन बॉडी कैविटी सच एज प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी इज डिफाइंड एज इफ्यूजन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिमा एंड इफ्यूजन। नॉर्मल एक्सचेंज ऐसे होता है कि आर्टरी, यहाँ पे हो गई कैपिलरीज, यहाँ पे हो गई वेन्स। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ ये प्रेशर लगाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? उसका प्रेशर इनवर्ड होता है, ऑलवेज इनवर्ड, जो कि होता है 25 mmHg का। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टेरियल एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 38 और ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड की तरफ होता है 25। और वेनस एंड में ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है 25 सेम रहता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है यानी 12 हो जाता है। तो बचा हुआ यहाँ पे सारा कुछ सेल में आ जाता है कैपिलरीज से, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब भी कम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ पे सब कुछ वापस से वेन्स में चला जाता है और बीच में थोड़ा बहुत जो होता है वो लिम्फेटिक्स में चला जाता है। सही हो गया। तो ये हो गया लिम्फेटिक्स, ये हो गई कैपिलरीज, ये हो गए सेल्स। यहाँ पे कोई नो एडिमा, यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन दिखाई जा रही है। ये हो गया आर्टेरियल एंड, ये हो गया वेनस एंड। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया 38, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है 25 mmHg। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, आउटवर्ड है, तो यहाँ पे जितना भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगा वो सब सेल के अंदर जाएगा। ठीक है। और बाकी लिम्फेटिक्स में जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो जाएगा वेनस एंड में। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। फिर देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन कैपिलरी क्रिएट एन आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स। कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आउटवर्ड फोर्स लगाता है जिससे वो वाटर और सॉल्ट को पुश करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स होता है। हाइड्रोस्टैटिक इनवर्ड फोर्स करता है जो पुल करता है वाटर और सॉल्ट को। सही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस कम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनवर्ड होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आउटवर्ड्स होता है। तो यही फिनोमेना है, उसी के बारे में लिखा हुआ। अब क्या है? आर्टेरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी चला जाता है। मीन 38 - 25 तो नेट फोर्स जो बनता है वो 13 mmHg का बनता है। वेनस एंड पे इसका ऑपोजिट हो जाता है, तो फ्लूइड जो होता है वो वापस से कैपिलरी में आ जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल चलता है। एनी एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज रिमूव बाय लिम्फेटिक। जितना और बाकी बीच का एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो सब लिम्फेटिक्स में चला जाता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू रिमूव हो जाता है एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम। एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज रिमूव बाय लिम्फेटिक्स, जो कि अल्टीमेटली कहाँ पे रिटर्न हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न हो जाता है। Normally there is no edema because at atrial end fluid goes out and venous end पे fluid goes back to capillaries। तो टिश्यू जो होते हैं वो ड्राई रहता है, कोई वहाँ पे एडिमा नहीं होता है। अब पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट एंड लेफ्ट कार्डियक फेलियर। अगर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो राइट एंड लेफ्ट कार्डियक फेलियर होने के चांसेस हैं। डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, हाइपो
एल्ब्यूमिनिया एंड पोस्चुरल एडिमा हो जाएगा, ठीक है। और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है अगर तो लिम्फोएडिमा हो जाएगा। अच्छा ओके। अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट कार्डियक फेलियर हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया या पोस्चुरल एडिमा हो सकता है। अगर लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लिम्फोएडिमा हो सकता है। टिश्यू फैक्टर अगर है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड का कम है, तो लंग एडिमा हो सकता है। और सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है, और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से लोकलाइज एडिमा हो सकता है, जो कि इंसेक्ट बाइट के केस में होता है। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। अब हाइपोएल्ब्यूमिनिया में लिवर डिजीज़, हाइपोएल्ब्यूमिनिया में लिवर डिजीज़ एंड में